देखो फिर मैं वही सीक्वेंसिंग सब कुछ वही कि मैंने कहा था कि स्पीड एक रेट है, वैसे ही वेलोसिटी भी एक रेट है। और हर रेट दुनिया में दो तरह की पाई जाती है, एक होती है एवरेज, एक होती है इंस्टेंटेनियस। एवरेज हमेशा किसी इंटरवल में निकाला जाता है, ठीक है ना। एवरेज हमेशा किसी इंटरवल में निकलेगा और इंस्टेंटेनियस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ टाइम पे निकलेगा, ठीक है ना, फिक्स्ड किसी भी इंस्टेंट पर। तो सबसे पहले हम एवरेज वेलोसिटी की अगर बात करें तो इसमें बच्चे बहुत जम के गलतियां करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि किसी को पता नहीं एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन ही नहीं पता होती। पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है। प्रथम आप बताओ एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, और बताओ जैसे। डिस्प्लेसमेंट। हाँ वेरी गुड बेटा, ठीक है ना। कि आपका क्या होता है कि हमेशा ध्यान रखो पार्टिकल इस रास्ते पे चला, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो हमेशा इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग होगी, दैट इज ऑलवेज टेंजेंशियल। बट आपसे पूछे यहाँ से चला था, यहाँ पर बताओ आ गया, तो एवरेज वेलोसिटी कोई स्केलर क्वांटिटी थोड़ी नहीं है बेटा। मान लो यहाँ पर आ गया, ठीक है ना, t = 5 सेकंड पर आ गया, तो t = 5 सेकंड में बताओ एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं क्या बताते रहे, ठीक है ना। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसी भी हो, डिस्प्लेसमेंट देखो ना, जीरो से यहाँ तक का क्या है, ये है डिस्प्लेसमेंट। तो ये डायरेक्शन है इस टाइम पर एवरेज वेलोसिटी की, मैंने लिखा है इसलिए बड़ा बड़ा। अभी देखो फिर भी गलती करोगे जब क्वेश्चन पूछो, ठीक है ना, भूल जाते हो आप एकदम, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर टू दैट इंस्टेंट, ठीक है। और इंटरवल में तो निकलेगी t = 0 से, इस इंटरवल की बात कर रहा हूँ। आप यहाँ t = 1 से इसकी बात करोगे तो फिर कुछ ऐसे वेक्टर आ रहा हो, ठीक है ना। वो जिस इंटरवल की बात करें उस इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देख लो उस इंस्टेंट पे, तो आप हमेशा एवरेज वेलोसिटी बता दो, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब फिर वही बात कि डेल्टा टी मान लो बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल इंटरवल, तो आप क्या बोलेंगे, आप इसको डेल्टास को डी से रिप्लेस कर देंगे, तो आपके पास आज वेलोसिटी की जो डेफिनेशन मिल रही है वो क्या मिल रही है, dr वेक्टर/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल विद टाइम विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो ये बहुत ही क्रूशियल डेफिनेशन, ठीक है, किसी को भूलनी नहीं है। वेलोसिटी वेक्टर का मतलब है dr/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल विद टाइम, दैट इज द वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। तो मैं क्या वेलोसिटी वेक्टर को एक तरीके से और बोल सकता हूँ कि ये तो बोल रहा हूँ मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, बट क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी वेलोसिटी वेक्टर बोला जा सकता है क्या, बताइए। ठीक है, मान लो आपका ये ओरिजिन है, तो मैं कह रहा हूँ कि आपने, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर इज द वेलोसिटी वेक्टर, बट क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोला जा सकता है। जैसे यहाँ पर था t = 0 पर कुछ कोऑर्डिनेट था r0 वेक्टर, ठीक है। तो किसी, यस। हाँ बिल्कुल बोला जा सकता है। देख लेते हैं एक बार निकाल के देख लो। जैसे आपका मान लो ए पॉइंट, यहाँ से आपने शुरू किया है, बी पॉइंट मान लेते हैं, ए पॉइंट से आपने शुरू किया मोशन, ठीक है। तो जो आप कह रहे हो कि वेल इस पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ठीक है। तो इसका पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर मान लेते हैं अपन, बी का लेट से आर वेक्टर, मतलब ये चेंज होता जा रहा है पॉइंट, तो आर वेक्टर चेंज होता जा रहा है, ठीक है। तो किसी भी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बताओ। इस बी पॉइंट पर पहुंच गया, मान लो आर वेक्टर है पोजीशन वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, लक्षित बता सकते हैं हम। अगर t = 0 पे यहाँ पे था और यहाँ पहुंच गया, तो ए बी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा कि नहीं। तो ए बी वेक्टर किसके बराबर होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। वेक्टर में बहुत ज्यादा पढ़ा है हमने, कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए किसी को। ए बी वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे बेटा, ये नहीं पता होता है, बहुत लोग गलत करके आते हैं, एग्जाम में आ जाता है। यही पढ़ते हैं सब, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर, बट कोई दिक्कत नहीं है इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोलने में। क्यों, ये आपने डिस्प्लेसमेंट लिखा किसी टी टाइम का, ये t = 0 का पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। अब आप कह रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, और कैसे निकालते हो रेट, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट की रेट निकालनी है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है किसी भी टाइम पर, तो इसकी रेट ये हो गया। अब आप डिफरेंशिएट कर दिया, मतलब आपने दोनों तरफ से दोनों तरफ करोगे,
माइनस बी आर नॉट वेक्टर बाई डी टी। मुझे एक बात बताओ अमन, आप क्या ये आर नॉट वेक्टर टाइम के साथ चेंज हो रहा है क्या बेटा, ये बताओ मुझे। क्या ये आर नॉट नो वेक्टर सर। टाइम के साथ चेंज हो तो वो फिक्स है ना, जो टी इक्वल टू जीरो पे था उसके बाद आर वेक्टर चेंज होता है। आर नॉट वेक्टर थोड़ी नहीं चेंज कर दोगे आप टाइम मशीन में जाके, बैक टाइम में जाके। बताओ कर सकते हो कि नहीं? नहीं कर सकते ना। तो असली नो आपका सर। ये टर्म क्या हो जाएगा, आपका ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है। तो आप चाहे से रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोलो या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर मिलो, इक्वली तो आ रहा है। ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर इज आल्सो वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज आल्सो वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। ठीक है। बात क्लियर है सबको ये? मनीषा कोई डाउट बेटा इसमें? नो सर। दोनों बातें क्लियर है? आप दोनों स्टेटमेंट टिक करेंगे। मल्टी करेक्ट में भी आ सकता है, एडवांस में कुछ भी हो सकता है। तीन चार स्टेटमेंट ऐसे ही बनाते हैं जो लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं और पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो मल्टी करेक्ट क्वेश्चन हो जाता है। हाँ कोई कुछ कह रहा है, कौन कह रहा है बताओ। मनीषा आप कुछ कह रहे नो सर। हो? अच्छा कौन, प्रथम आप कह रहे थे कुछ, अभी अनम्यूट तो किया था किसी ने, देखो बताओ कोई बात हो। नो सर। ओके बेटा। चलो तो अब आपकी ये डेफिनेशन क्लियर हो गई, तो हम इससे थोड़ा सा और कुछ बना लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे अब तक करते आए हैं। देखो इसको बस यहाँ पे वेक्टर है तो किसी इंस्टेंट पे मैंने लिख दिया एक बार कि वी वेक्टर के तीन कंपोनेंट इस तरीके से मान लो। और आर वेक्टर अगर कोऑर्डिनेट पॉइंट का एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड है, तो आर वेक्टर क्या लिख सकते हो आप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिख सकते हो कि नहीं? तो इन दोनों वैल्यूज को आप यहाँ उठा के रख दो आप। वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप इज इक्वल टू डी वाई डी टी ऑफ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब आप दोनों तरफ आई कैप जे कैप के कैप इक्वेट कर दो। ठीक है। आप दोनों तरफ आई कैप जे कैप के कैप इक्वेट कर दो तो देखो कैसे ही मिलेगा, क्या आपको देखना है एक बार। वी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, वी वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी, वी जेड इज इक्वल टू डी जेड बाई डी टी। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या किसी को, ये बताओ। इस नो तरीके सर। में कोई नो दिक्कत है? तो आप देखो, नो आप इन पे डेफिनेशन अप्लाई कर दो, बिल्कुल कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आप। ठीक है ना। कि अगर एक्स कोऑर्डिनेट और टाइम का जो ग्राफ है उसका अगर स्लोप निकालोगे, स्लोप मतलब वही किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट, दैट विल बी इक्वल टू एक्स कंपोनेंट ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है। देखो एक ही प्रॉब्लम में आपको दो भी दे रखे हैं वेरिएशन एक्स और वाई के, तो आप वी एक्स वी वाई दोनों निकाल दो, क्या दिक्कत है? अगर नहीं दे रखा है तो फिर अपने आप मान लोगे कि आप एक ही लाइन पे चल रहा है। मान लो आपको बोलता है एक्स टी प्लॉट इज शोन इन द फिगर और बाकी के बारे में कुछ नहीं था, तो वहां पर अपनी मर्जी से थोड़ी नहीं बनाओगे बेटा वाई और जेड कंपोनेंट्स का। मतलब वो एक्स एक्सिस पर ही चल रहा है, वो स्ट्रेट लाइन मोशन ही है। और अगर बोल देगा क्लियरली ठीक है, तो तीनों कंपोनेंट भी हो सकते हैं, तीनों कंपोनेंट का वेरिएशन दे सकता है टाइम के साथ। ठीक है। तो आप समझ रहे हैं, ये आपको जो भी लॉज हैं वेक्टर्स के वो बता रहे हैं कि सारे तीनों एक्सेस इंडिपेंडेंट। एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंशिएशन करोगे तो वाई से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। जेड एक्सिस के अलोंग करोगे तो वी जेड ही देगा वो। ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ या कोऑर्डिनेट टाइम ग्राफ ऑफ द पार्टिकल विल बी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है। अब वही बात है बेटा, बिल्कुल दो चार पांच कितने क्वेश्चन बनाओ, चार कैटेगरीज हैं। दो में तो आप फार्मूला यूज कर सकते हो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का, और दो में इनके ज्योमेट्रिकल मीनिंग यूज कर सकते हो, वैसे ही क्वेश्चन बने। ठीक है। तो अगर आप फार्मूला यूज करोगे तो देखो आपका पहला तो ये आ गया स्लोप, अभी फार्मूला नहीं मतलब मीनिंग बता रहा हूँ। स्लोप ये आ गया आपका, इसको इधर ले जाके इंटीग्रेट करो। हाँ इसमें एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना, जो वहां पर मौजूद नहीं थी। वहां पर इंटीग्रेशन डायरेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल दे रहा था, यहाँ पर करो देखो dx करोगे, dx यहाँ पर क्या होगा, t1 पर वहां पे सारे इंटीग्रेशन ds का मतलब था सारे ds को ऐड कर दिया आपने तो टोटल डिस्टेंस बन गया। यहाँ पे ऐसा नहीं है। t1 पे कोऑर्डिनेट अगर x1 बोलोगे, ठीक है, और t2 पे अगर x2 बोलोगे तो x2 माइनस x1 कितना आ रहा है, t1 t2 dx dt आ रहा है। ठीक है। तो ये क्या निकल के आया है, एरिया बाउंडेड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑन टाइम एक्सेस विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल। बहुत बड़ा गलती का सोर्स है।
ठीक है ना, ये बहुत बड़ा गलती का सोर्स है कि डिस्प्लेसमेंट होता है, ये कोऑर्डिनेट नहीं आता है बेटा, ध्यान से हमेशा ये चेंज इन कोऑर्डिनेट देता है एरिया में। ठीक है, एरिया क्या देगा, हमेशा चेंज इन कोऑर्डिनेट देगा, T1 पर x1 कोऑर्डिनेट, T2 पर x2। तो इंटीग्रेशन 1 dx क्या होता है, x होता है कि नहीं, ये गलती करते हैं कहीं। इंटीग्रेशन 1 dx किसके बराबर होता है, आपका x के बराबर होता है। फिर x का बराबर लिख के अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाओगे तो क्या आएगा, x2 माइनस x1 आएगा, x2 माइनस x1 T1 T2 Vx। ठीक है, तो चेंज इन कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू एरिया बाउंडेड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑन टाइम एक्सिस। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे दोनों मीनिंग का। 1 मिनट रुकिए, मैं एक कॉल अटेंड करूंगी।